नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। और पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है मिस्टर मनोज गुप्ता ने। और गुप्ता जी ने ये सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। तो गुप्ता जी, आपने बताया है कि आपकी एज है 61 ईयर्स और आप रिटायर्ड हैं। आपने कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, उसकी क्या वैल्यू है, और साथ में 2026 तक, मार्च 2026 तक आप एक टारगेट लेके चल रहे हैं हर स्कीम के सामने, वो भी आपने बताया है। और इन स्कीम्स में आप एसटीपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। तो एसटीपी किन स्कीम से कर रहे हैं उसका जिक्र आपने यहाँ पर नहीं किया हुआ है। तो आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स भी हैं, तो शायद आपकी एसटीपी यहाँ से चल रही होगी। तो फंड्स में कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, क्या उसकी आज की वैल्यू है, और क्या टारगेट आप लेकर चल रहे हैं, वो सब आपने मेंशन किया हुआ है। और आप इन फंड्स में, यानी कि इक्विटी फंड्स में एसटीपी के जरिए निवेश कर रहे हैं उस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो आपने बताया है कि आप कुछ इक्विटी फंड्स में, अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में और बैलेंस एडवांटेज फंड में 18 मंथ की एसटीपी कर रहे हैं। तो पहली बात तो मेरी ओपिनियन ये है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते, तो इसके लिए 18 मंथ की एसटीपी करना शायद सूटेबल नहीं है। यदि पैसा अवेलेबल है आपके पास में, तो आपको उसे एक साथ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। एक साथ का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में करें, लेकिन आप उसे 1 से 2 महीने के अंदर टोटल डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने टारगेट स्कीम्स में। हालांकि आपने बताया है कि आप कुछ फंड से एसडब्ल्यूपी 2026 से शुरू करेंगे, कुछ फंड से आप लंबे समय के बाद करेंगे, 5-6 साल इंतजार करने के बाद, और जहां पर आप 6 साल के बाद करेंगे उसके लिए आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर रहे हैं। पर मेरी राय यह है कि आपका ऑलरेडी इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, तो आपको नया पैसा वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको हाइब्रिड फंड्स में ही अब नया पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो आप एसटीपी कर रहे हैं, यदि एसटीपी रोक कर उस पैसे को आप 1 से 2 महीने में इन्वेस्ट कर लें, चाहे आप एसटीपी के जरिए ही करें, लेकिन 1-2 महीने में ही पूरा पैसा इन्वेस्ट कर लिया जाए, तो ये बेहतर रहेगा। आपने साथ में पूछा है कि क्या आपको मल्टी कैप, मिड कैप, मल्टी एसेट एलोकेशन, फ्लेक्सी कैप इत्यादि ये फंड्स ऐड करने चाहिए। तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐड कर सकते हैं, बाकी फंड्स ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपने कहा है कि फर्स्ट 6 ईयर्स में अगर आपको एसडब्ल्यूपी करनी है टैक्स एफिशिएंट वे में, तो कैसे करनी चाहिए। तो ऐसे फंड्स जहां पर इक्विटी टैक्सेशन है, उन फंड से आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में आर्बिट्राज फंड से एसडब्ल्यूपी की जा सकती है, बल्कि आपने तो इन्वेस्टमेंट पहले से किया हुआ है, तो अगर आप इन डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड से भी एसडब्ल्यूपी करेंगे तो वो भी सूटेबल है। उसके अलावा इक्विटी सेविंग्स फंड्स आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। इक्विटी सेविंग्स फंड से भी एसडब्ल्यूपी की जा सकती है। और फिर उसके बाद मैं तो ये कहूँगा कि यदि 6 साल के बाद भी आप एसडब्ल्यूपी शुरू कर रहे हैं, तो इक्विटी फंड्स में जो पैसा होगा उसे आप अगेन हाइब्रिड फंड्स में स्विच कर दें और वहाँ से आप एसडब्ल्यूपी करें। आपके पोर्टफोलियो में कैटेगरी वाइज और जो आपने सेलेक्ट किए हुए हैं फंड्स वो सही किए हुए हैं, बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हर कैटेगरी में जितने फंड्स होते हैं वो सभी एक जैसे नहीं होते। यदि हम बात करें डायनेमिक एसेट एलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी की, तो आप देखेंगे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड और एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड, दोनों का इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल अलग है। एक फंड प्रो सिक्लिकल है तो दूसरा काउंटर सिक्लिकल है। तो ऐसे में जो फंड्स का सिलेक्शन है उनके बीच तालमेल वो होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से यदि हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, जहां अधिकतर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स मिनिमम 65% इक्विटी में एलोकेट करते हैं, वहीं कुछ फंड्स, उदाहरण के तौर पर वाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसका एलोकेशन इक्विटी में 40% टू 60% के बीच रहेगा किसी भी वक्त पर। तो अभी के जो टैक्स के नियम हैं उसके अनुसार यहाँ पर 2 इयर्स तक होल्ड करने के बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए क्वालिफाई होगा। तो इस तरह से आप एक ही कैटेगरी में भी अलग अलग फंड चुन सकते हैं, जिससे आपको मार्केट की जो सिचुएशन है उसका बेनिफिट मिले और साथ ही आपको इक्विटी का टैक्सेशन भी मिल पाए। तो आज YouTube पर मैंने संक्षिप्त में इसका उत्तर दिया है
और क्योंकि यूट्यूब पर सीमा होती है, एक शो में कई सवाल लेने होते हैं, और मेरी राय यह है कि यदि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर्स की मदद से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो आपका फाइनेंशियल प्लानर टाइमली आपके पोर्टफोलियो को मॉनिटर करेगा, समय समय पर आपको एडवाइस देगा, कुछ बदलाव की ज़रूरत होगी तो वो सजेस्ट करेगा। तो ये मेरी एक ओपिनियन है। बाकी फ़िलहाल के लिए यूट्यूब के माध्यम से मैंने आपको आपके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश की है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है हनीफ खान ने। हनीफ जी, आपने बताया कि आपने क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड में 10,000 रुपीज़ की SIP की हुई है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 10,000 रुपीज़, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 10,000, ICICI 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 1,50,000 रुपीज़ लमसम में इन्वेस्ट किए हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि एक और फंड आप ऐड करना चाहते हैं, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप, तो इस पर आपको चाहिए सुझाव। आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 2032 तक आप इन्वेस्ट करेंगे और डॉटर की मैरिज, ये आपका फाइनेंशियल गोल है। हनीफ जी, आपके पोर्टफोलियो में क्योंकि लार्ज एंड मिड कैप भी है, अलग से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड भी लिया हुआ है और फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप भी है, साथ ही आपने एक ICICI प्रूडेंशियल मोमेंटम 30 इंडेक्स भी लिया हुआ है, तो उसमें आपने लमसम किया हुआ है। मुझे लगता है आपको नया फंड ऐड नहीं करना चाहिए। आपको यदि अमाउंट और बढ़ाना है SIP का तो फिर आप इन्हीं फंड्स में, स्पेशली लार्ज एंड मिड कैप में और मिड कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी अमाउंट ऐड किया जा सकता है। आपने ये नहीं बताया कि आपका गोल क्या है, कितना अमाउंट यानी कि आपको चाहिए आपकी डॉटर की मैरिज के लिए, ये आप ज़रूर तय कर लीजिए ताकि आपको पता चलेगा कि आप सही राह पर हैं कि नहीं हैं। यानी कि यदि आपको 2032 में एक अमाउंट चाहिए तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 2025 तक कितना बन गया है, 2028 तक कितना बन गया है। तो इस तरह से आप अपने माइलस्टोन तय कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार जब आप उस टाइम पर पहुंच जाते हैं जिस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत है, तब मालूम चलता है या उससे 1-2 साल पहले पता चले कि नहीं, जितनी ज़रूरत थी उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया है, तब थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो यदि आपका ये पहले से तय होगा कि 2032 में कितने पैसे की आपको ज़रूरत है, तब आप अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर कर पाएंगे। और यदि किसी बदलाव की ज़रूरत है, आपको अमाउंट बढ़ाना है इन्वेस्टमेंट का समय समय पर, वो भी आप तय कर पाएंगे। तो ये ज़रूर आप कर लीजिए कि एक टारगेट आप सेट कर लीजिए इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए, और साथ ही क्योंकि समय के अनुसार इनकम बढ़ती रहती है, तो साल दर साल आप अपने इन्वेस्टमेंट को ज़रूर बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है कृपा भलोदिया ने, और कृपा आपने बताया है कि आपने 4 महीने पहले ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है और आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 3,500 पर मंथ की SIP कर रही हैं, HDFC मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इनमें भी SIP चल रही है। 1,500 पर मंथ की SIP है टाटा डिजिटल इंडिया फंड में और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड में, सब मिलाकर 17,000 पर मंथ की SIP आप कर रही हैं। और आपका नज़रिया है 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट का। पहला सवाल आपका यह है कि फ़ंड की चॉइस कैसी है, तो आपके पास मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है, साथ ही आपने एक सेक्टरल फंड भी लिया हुआ है और आपने एक इंटरनेशनल फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो एक हाइब्रिड फंड है। तो सभी फंड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं ये ठीक है मेरे हिसाब से, आप इन फंड्स में SIP जारी रख सकती हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि कितना पैसा आपको मिलेगा। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, बट 8 से 10 साल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 12% से 15% का CAGR एक्सपेक्ट कर सकती हैं। तो मैं 12% और 15% दोनों पर कैलकुलेट कर देता हूँ और आप इसके आसपास की उम्मीद कर सकती हैं। पर आप जानती हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं और आपने क्योंकि 4 महीने पहले निवेश शुरू किया है तो पिछले 1 साल का जो रिटर्न है कि हम देख रहे हैं फंड्स ने 25% या उससे अधिक का रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, तो आप उस हिसाब से
एक्सपेक्टेशन सेट ना करें, बल्कि 12% 15% की एक्सपेक्टेशन लेकर चलेंगी 8 से 10 साल का, तो ये सही रहेगा। तो यदि 17,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो 12% के CAGR पर 10 ईयर्स में करीब 38 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं, और यदि 15% का रिटर्न मिल जाए तो करीब 44 लाख 45 लाख के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप इस अमाउंट के बीच में समथिंग एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और मेरी राय यह है कि आपको साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। यदि आप 10% का स्टेप अप यहाँ पर सेट कर देंगी तो ये बेहतर रहेगा। हर साल 10% से आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता रहेगा, तो ये जो वैल्यू है ये और भी बढ़ जाएगी। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है YT यूजर ने। आपने अपना रियल नेम नहीं लिखा है, लेकिन आपने बताया कि 10,000 पर मंथ की SIP और 2 लाख रुपए लमसम आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड में 1,800, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 1,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 1,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1,200, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 1,000, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,500। 15 साल का नज़रिया है। आप जानना चाहते हैं कि फ़ंड्स कैसे हैं। फ़ंड्स सभी ठीक हैं, लेकिन आपने एक एक कैटेगरी में 2-2 फंड्स रखे हुए हैं। इससे फ़ंड्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, और आने वाले समय में कई बार ऐसा होता है कि जब कोई फ़ंड परफॉर्म नहीं करता है तो आप SIP रोक देते हैं, नए फ़ंड में SIP शुरू करते हैं। जो पहले से पैसा इकट्ठा होता है वो वहाँ पड़ा रहता है, और ऐसे में नंबर ऑफ़ फंड्स पोर्टफोलियो में और भी बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत में आपको कम फंड्स में SIP करनी चाहिए, ताकि यदि भविष्य में ऐड करना पड़े तब भी नंबर ऑफ़ फंड्स बहुत ज़्यादा ना हो जाएं। तो मेरी राय यह है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप SIP रोक दें, और आप निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में SIP का अमाउंट बढ़ा दें। स्मॉल कैप में और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2,500 की SIP चल रही है, और मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप के जरिए भी आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। इसके बावजूद भी आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा हैं, पर फिर भी बाकी फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है। लेकिन एक फंड से मैंने आपको निकलने की सलाह दी है, उस पर आप ज़रूर विचार कर सकते हैं। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर संजय ने। संजय, आपने कहा है कि आपने एक मल्टी कैप फंड में 2 साल के लिए SIP की थी। अब वो जो SIP का टर्म है वो ख़त्म हो चुका है। आप जानना चाहते हैं कि क्या वो पैसा आपको निकालना होगा, और यदि आप पैसा नहीं निकालें और उसे क्या कंटिन्यू किया जा सकता है। तो देखिए, बिल्कुल यदि SIP अब बंद हो चुकी है और पैसा ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो गया है, यदि आप विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये मार्केट के हिसाब से परफॉर्म करेगा। यदि मार्केट बढ़ेगा, जिसकी हम लॉन्ग टर्म में बिल्कुल उम्मीद रखते हैं, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। साथ ही यदि आपके पास में इन्वेस्टेबल सरप्लस है, आप SIP कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो सेम फोलियो में सेम अमाउंट या फिर इससे अधिक अमाउंट की SIP भी आप फिर से शुरू कर सकते हैं। तो आपने फंड का नाम तो बताया नहीं है, बट यदि वो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो मेरा सुझाव है कि आप इसी फंड में सेम फोलियो में SIP फिर से शुरू कर दें, तो इससे आपको एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। तो आज मैंने इस वीडियो में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके सवाल या सुझाव जो भी हों, आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ या आपके सवालों के जवाब के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।